नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि भारत का जो इंडिया का जो 5 ईयर प्लान है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समझेंगे कि 5 ईयर प्लान क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है और भारत के विकास में इसका क्या महत्व है, कैसे भारत जो है अपनी जर्नी को सफल किया। तो इस वीडियो में समझेंगे और बाद में इस पे हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो जो भी परीक्षाएं हैं, वनडे हो या हायर लेवल की जो परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में प्रत्येक सवाल बनते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस पे आगे बढ़ते हैं। अब समझना, अब सभी को ये समझना पड़ेगा कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, की जरूरत क्या है और ये किस प्रकार से कार्यरत है। तो आप सभी को पता है कि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ। इससे पहले भारत में जो है ब्रिटिश शासन कर रहे थे, और भारत की दशा और दिशा क्या होगी इसमें भी ब्रिटिश का ही हाथ था। वो ही प्लानिंग कर रहे थे कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी चीजें जरूरी नहीं है। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हो गया, और उससे पहले से ही, मतलब कि 1930 के आसपास से ही इस पे डिस्कशन होने लगा कि भारत के पास, क्योंकि आज न कल एक दिन तो भारत आजाद होगा, ब्रिटिशर से यहाँ से जाएंगे और देश का बागडोर हमारे हाथ में आएगा। तो हम ऐसा कौन सा मैकेनिज्म अपनाएं, कौन सा व्यवस्था चलाएं जिससे हम अपना सारा कार्य आसानी से कर पाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है। तो पंचवर्षीय योजना का मतलब एकदम सरल शब्दों में कि जैसे आज के समय में 5 साल के लिए चुनाव होता है, ठीक है। 5 वर्षों के लिए हम अपना रणनीति तय करते हैं कि 5 साल में पहले कौन कौन से काम करेंगे। प्रायोरिटी तय करेंगे, पहले रोड पे काम करेंगे, सड़क पे करेंगे, सॉरी रोड सड़क तो एक ही चीज है, एग्रीकल्चर में करेंगे या फिर कहीं और करेंगे, डिफेंस में काम करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, हेल्थ पे करेंगे। तो ये 5 वर्षों का खाका खींचना, बजट का डिवाइडेशन करना, ठीक है। और 12 जो है अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं बनी, 1951 से लेकर 2017 तक। 17 में अंतिम जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, और इसी के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया गया। अब भारत में उसके बाद क्या हुआ, जो योजना आयोग था जो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था, उसको मॉनिटर करता था, उस आयोग को भंग करके एक नवीन आयोग का गठन किया गया, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग जो है 3 साल, 7 साल और 15 साल का योजना तैयार करता है, यानी 5 5 साल का योजना जो है खत्म कर दिया। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जरूरत क्यों थी। तो जब 1947 में ब्रिटिशर्स जाने लगे, ठीक है, तो उस समय की स्थिति क्या थी हमारे देश में। लिटरेसी था, शिक्षा था, है ना। लैक ऑफ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब थी। कोई बीमा वगैरह किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस का नहीं था, मतलब सोशल इंश्योरेंस कर लीजिए, पर्सनल इंश्योरेंस, कुछ नहीं था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एकदम कमजोर था, जो भी जो थोड़ा बहुत था, ठीक है, वो सरकार के भरोसे था। और हमारी अधिकांश जनसंख्या, ठीक है, अधिकांश जनसंख्या गरीबी में जी रही थी। 70 80 90% जनसंख्या खाने तक के खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, रहने को घर नहीं था। इस तंगहाली, इस गरीबी में ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से हमें लूट लिया। और यहाँ से जरूरत था कि जब देश आजाद होगा तो एक ऐसा व्यवस्था हो, एक ऐसा प्लान हो, एक ऐसा विजन हो, आइडिया हो जो देश आगे ले जाए। क्योंकि कुछ नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले रोटी का व्यवस्था करिएगा, ठीक है। कपड़े का व्यवस्था करिएगा, मकान की व्यवस्था करिएगा, यही है रोटी कपड़ा मकान। तो देश भी उसी दिशा में आगे बढ़ा। तो आप देखिए, सबसे पहले ये पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो पंचवर्षीय योजना जो है, जब आप सभी को पता है कि उस कालखंड में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो सारी दुनिया में एक तरह से अलग तरीके का महामारी और गरीबी और सारी चीज चल रही थी। लेकिन उस समय नए अवसर भी थे, नए नए वैज्ञानिक प्रयोग भी हो रहे थे, नए देश बन रहे थे,
ब्रिटिश राज जो हुकूमत पूरी दुनिया में अलग अलग फैला हुआ था वो टूट रहा था और नए देश आजाद हो रहे थे। उन सब के बीच में ही सबसे पहले रसिया में, जो आज का रसिया है, उस समय यूएसएसआर था, ठीक है। तो वो जो यूएसएसआर था वहां पे स्टालिन का शासन आया और उन्होंने सबसे पहले 1928 में, क्योंकि वो कम्युनिज्म से प्रभावित थे, ठीक है, कार्ल कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, तो उन्होंने, जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले क्या किया कि स्कीम लाया, एक मॉडल प्रस्तुत किया कि 5-5 साल के लिए योजना बने कि आज हम तय करेंगे कि अगले 5 साल में क्या क्या किन किन बिंदुओं पे काम करेंगे, और फिर 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए, ऐसे करके जो है हम आगे बढ़ेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। उस समय के कालखंड में और भी जो देश थे, उन्होंने भी इस मॉडल को लागू किया, जैसे कि बाद के समय में आगे चल के चाइना ने, भारत ने, वियतनाम ने, भूटान ने, ठीक है, ऐसे दुनिया के बहुत सारे देश, चाहे वो मतलब मार्क्सवादी देश थे, यानी ये कार्ल मार्क्स को मानने वाले हो, या कैपिटलिस्ट कंट्री थे, दोनों प्रकार के देशों ने इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया। और आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज के समय में भी चाइना में पंचवर्षीय योजना चल रहा है। हाँ, बस परिवर्तन यह हुआ है कि उन्होंने अब अपना पंचवर्षीय योजना जो था, 5 ईयर प्लान, उसका नाम बदल के 5 ईयर गाइडलाइन कर दिया है, ठीक है, कि प्लान नहीं हो गया, गाइड हो गया है। बस इतना ही फर्क है, लेकिन आज भी चल रहा है। भारत में भी 2017 तक चल रहा था। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले 1935 में 2 प्लान आया। उस समय चूंकि देश में अंग्रेजी शासन था और कांग्रेस भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो सबसे पहले जो प्रसिद्ध अभियंता इंजीनियर थे, एम विश्वेश्वरैया जी, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्लान इकोनॉमी इन इंडिया। बहुत फेमस किताब है, एग्जाम में भी आता है। उन्होंने एक नेशनल जो है प्लान प्रस्तुत किया कि जो भारतीय श्रम है हमारा, ठीक है, जो लेबर फोर्स है इंडिया का, उसको कृषि से निकाल के उद्योग की तरफ परिवर्तित किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि भी के समय में भी आप 2025 में भी देख रहे हैं कि कृषि में अगर एक लोग की आवश्यकता है, वहाँ 3 लोग काम करते हैं। तो आप सोचिए कि 1947 में या 1935 में क्या हालात रहे होंगे, ठीक है, कि क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो सभी लोग कृषि में ही लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं निकल पा रहा है, इसलिए जरूरी है कि कृषि से हटा के उन्हें उद्योग की तरफ जोड़ा जाए, ठीक है। उन्होंने 10 साल के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि 10-10 साल का प्लान बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसी समय जो है फिक्की, जो है फिक्की क्या है, जो भारतीय उद्योग संघ है, ठीक है, उसने जो है, फेडरेशन है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऐसे करके फिक्की का फुल फॉर्म है। तो उन्होंने एक और, फिक्की ने भी एक प्लान दिया था 1935 में। उस प्लान को जो एमजी रनाडे हैं, ठीक है, और दादा भाई नौरोजी, उन्होंने समर्थन नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये एक बेसलाइन बना। विश्वरैया जी का जो प्लान था वो एक बेसलाइन बना आगे चल के। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इससे पहले ही 28 में ही, 1928 में सोवियत संघ लागू कर चुका है। हमारे भी डिस्कशन चल रहा है 1935 में। उसके बाद फिर 38 में जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने कांग्रेस के। उन्होंने ये इस पे जोर दिया और उन्होंने एक कमेटी बनाई, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, और पंडित नेहरू को उसका जो है चेयरमैन बनाया, और उसमें 15 और सदस्य थे, और बाकी अन्य सदस्यों को मिलाकर, ठीक है, मतलब एक बड़ी जो है समिति का गठन किया, ताकि इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत हो सके। और लगभग 29, कितना, 29 उप समितियों का निर्माण हुआ, जिसमें 350 सदस्य थे, ठीक है। उस समय इस पे चर्चा चलते रहा। फिर आगे चल के जो है 1944 में 8 जो है उद्योगपति आते हैं, ठीक है, 8 उद्योगपति। उसमें जो है जे.आर.डी. टाटा, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, जी.डी. बिरला, लाला श्रीराम, जो है ए.डी. सराफ, ए दलाल, जे मथाई, जॉन मथाई, ठीक है, और कस्तूरबा भाई, लाल भाई जो थे, ये 8 बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने जो है एक प्लान अपना प्रस्तुत किया।
इसके साथ ही जो है उसी समय एक जो है श्री राम नारायण अग्रवाल जी थे। उन्होंने गांधीयन प्लान प्रस्तुत किया। गांधीयन प्लान में ये कंसेप्ट था कि गांव को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए। गांव अगर विकसित होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज की रचना की और गांव के विकास पे बहुत जोर दिया। तो उनका कहना था कि गांव को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब गांव विकसित होंगे तो देश जो है ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। तो ये उनका प्लान था। उसके बाद चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था, भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, उस समय जो है एम एन रॉय जो थे, उन्होंने एम एन रॉय ने जो है 1945 में एक जो है पीपुल्स प्लान, ठीक है, जनवादी प्लान करके अपना प्लान, अपना दृष्टिकोण रखा, ठीक है। फिर आगे चल के जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया। सर्वोदय मतलब सबका उदय एक साथ। और इसके बाद इस सारे डिस्कशन के बाद जब 1947 में देश आजाद हो गया, ये सब सारी चीजें चल रही थी, तो जाके 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई। अब योजना आयोग का नाम से ही पता है, योजना आयोग मतलब ऐसा आयोग जिसका काम है योजना का निर्माण करना, ठीक है। उसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। इसके पहले अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और नेहरू जी अध्यक्ष हुए और उपाध्यक्ष गुजराली लाल नंदा जी हुए, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। तो ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा, ठीक है। अब योजना आयोग का मुख्य काम क्या था? पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, उसका क्रियान्वयन करना और समीक्षा करना कि अपने जो में कितना सफल रहा, ठीक है। तो ये हम आपको बता चुके हैं। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसको जो है ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 10 वर्ष का योजना प्रस्तावित किया गया, 1,000 रुपए का लागत से था, ठीक है। और क्या था कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है 600% बढ़ा देना था, ठीक है इसका, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनको जो है एम विश्वेश्वरैया को क्या मतलब पायनियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, आर्थिक नियोजन का अवधूत माना जाता है। क्वेश्चन भी इनसे बनता है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, अब हम लोग इसमें अलग अलग समय में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए शुरू में 1951 से लेकर 1966 तक में 3 योजनाएं बनी, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम जो था इससे अलग से भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। तो प्रथम देखिए, जैसे बेसिक जीवन में बेसिक चीजें क्या है, रोटी कपड़ा मकान। पहला योजना जो हमारा बना 1951 से 56 तक जो चला, पंचवर्षीय योजना, उसका मूल उद्देश्य था कृषि पे फोकस था। कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, क्यों? क्योंकि उस समय खाने को नहीं था, ठीक है। दूसरा भागरा नागल बांध बना, और हमारा टारगेट था 2.1, ठीक है, कि इतने का विकास दर से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन एक्चुअल विकास दर उस समय हमारा 3.6% था, ठीक है। और सेकंड जो है, सेकंड में फिर हम लोग, पहले में एग्रीकल्चर था, दूसरे में इंडस्ट्री आया, और तीसरे में दोनों का मिक्सचर था, मतलब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का मिक्सचर था, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आते हैं पहले पे। पहले में आप देखिए, इस फोटो को देखिए, महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हुई, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीजें हुई कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने एक जो है डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया भारतीय संसद में, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कार्य जो है संसद के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। तो उन्होंने जो है प्रस्तुत किया और उसमें बताया कि भाई हम देश का विकास कैसे कैसे करेंगे। तो उसमें फोकस हमारा था एग्रीकल्चर, प्राइम फोकस एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है पानी, तभी तो सिंचाई हो पाएगा। तो सिंचाई के लिए जरूरी है बांध। उस समय की जो नदियां थी अलग अलग, गंगा पे, महानदी पे और दामोदर नदी, 3 नदियों पे जो है 3 बड़े डैम बनाए गए, ठीक है। इसके साथ साथ देश चलाने के लिए कुशल लोग, ट्रेंड लोग चाहिए। तो आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई 1951 में, पहला आईआईटी बना, ठीक है। यूजीसी की स्थापना की गई। और ये जो सारा डेवलपमेंट का मॉडल था वो किस पर निर्भर था? किस पर निर्भर था? हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल इसी पे आधारित था। और इसमें क्या हुआ, 3 तो प्रमुख बांध बने। दामोदर वैली कारपोरेशन का उस समय नींव रखा गया,
हीराकुंड बांध जो है महानदी उड़ीसा में, उसमें बांधा गया। और भाखड़ा और नागल, दो अलग अलग डैम बांधे गए। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल है। ठीक है, इससे भी सवाल बनते हैं, इसके ऊंचाई को लेके, और इसका स्थान क्या है, मतलब कि ऊंचाई में प्रथम है, द्वितीय है, ये आप पढ़ के कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, और पहला आईआईटी जो है, उस समय 5 आईआईटी का कंसेप्ट था, लेकिन पहला आईआईटी जो है 51 में खड़गपुर जो है बना। इसके बाद दूसरे और आईआईटी बने, जिसमें दिल्ली है, मद्रास है, बॉम्बे है, कानपुर है। ठीक है, तो ये गठन हुआ। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है क्या हुआ कि औद्योगिकीकरण पे बहुत जोर था। क्योंकि पहले पर जो है कृषि पे बात हुआ, तो हुआ कि सिर्फ कृषि से देश नहीं चलेगा, हमें देश चलाने के लिए अच्छी इंडस्ट्री भी चाहिए। तो जो है इंडस्ट्री पे जोर दिया गया। इसमें जो है सिर्फ औद्योगिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र पे बल दिया गया, मतलब कि पब्लिक इंटरप्राइजेस, जैसे कि सरकारी जो कंपनियां हैं उस पर जोर दिया गया। ठीक है, उसके लिए जो है, उसके लिए कहा गया कि जो है दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में, इन सब जगहों पे जो है कारखाने लगा दिए, किस लिए, स्टील के। ठीक है, दुर्गापुर का जो कारखाना है वो ब्रिटेन के सहायता से लगा। उसके बाद भिलाई का जो कारखाना है वो रसिया के, यूएसएसआर था उस समय, उसके सहायता से लगा। और राउरकेला में जो कारखाना है वो जर्मनी के सहायता से लगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो कोल प्रोडक्शन है, कि कोयले के उत्पादन पे जोर दिया जाए, रेल नेटवर्क को बढ़ाया जाए। इसी के साथ साथ जो है हमारा एक और अच्छा काम हुआ कि उस समय जहांगीर भाभा, हमारे होमी जहांगीर भाभा थे, और बाकी सभी लोग थे, तो उन लोगों का एटॉमिक एनर्जी पे बड़ा जोर था। तो इसीलिए जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया 1954 में, उसी कालखंड में हुआ। ठीक है, तो इसमें होमी जे भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, ये इसके जो है पहले सेक्रेटरी थे, उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, और बाद में विक्रम साराभाई ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तो पहले से ही था, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, और जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, मतलब कि देश के जो क्लीन माइंड हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए जो है एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। अभी भी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, तो उसके माध्यम से प्रतिभा चुनाव पे, मतलब अच्छे प्रतिभा के चयन पे और उनको आगे बढ़ाने पे जोर दिया गया। ठीक है, ये जो पूरा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ये किस मॉडल पर था, पीसी महाल नोबिस। ठीक है, पीसी महाल नोबिस, इनके जो है इस पे आधारित था, इस मॉडल पे आधारित है। ठीक है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये जो है सांख्यिकी स्टैट के बहुत बड़े जानकार थे। एक इंस्टीट्यूट है आईएसआई कोलकाता में, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, उनसे ये संबद्ध थे, और ये बहुत जानकार थे। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में जो है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरे का। अब तीसरे में क्या है कि कृषि पे पहले में बात की गई, दूसरे में इंडस्ट्री में बात किया गया, तीसरे में हुआ कि नहीं, दोनों को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हरित क्रांति की, आप सभी को पता है कि भारत में पहले अनाज का उत्पादन बहुत कम था, और दूसरे देशों से अनाज खरीद के आता था। तो हरित क्रांति पे जोर दिया गया। ठीक है, और ये जो कालखंड है 1961 से 66 का, ये बड़ा मतलब हैक्टिक रहा। ठीक है, इसमें बड़ा उथल पुथल रहा। 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ। 62 में चाइना से भिड़ गए हम। 65 में पाकिस्तान ने हमें जो है अटैक कर दिया कश्मीर में, तो दो दो लड़ाइयाँ हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारा लक्षित जो है, हमारा टारगेट क्या था, 5.6 के दर से हमें आगे बढ़ना था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा कितना हुआ, 2.4 ही हुआ। क्यों, क्योंकि दो लड़ाई लड़ना पड़ा। ठीक है, इसीलिए। लेकिन इसमें एक अच्छा चीज क्या हुआ कि पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया, और राज्यों को भी कुछ कुछ जिम्मेवारी दी गई। जैसे पहले जो माध्यमिक यानी
जो मैट्रिक और +2 का जो एजुकेशन था या हायर एजुकेशन था, वो सिर्फ केंद्र सरकार के हवाले थी, की जिम्मेवारी थी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने जो है राज्यों को भी कहा कि नहीं, ये जो है समवर्ती सूची में जाएगा, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपना कार्य करेंगे, ठीक है। और हरित क्रांति की सुधार हुई। लेकिन ये जो योजना है, जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, उसमें सबसे ज्यादा असफल जो है पंचवर्षीय योजना अगर किसी को कहा जा सकता है, तो वो तीसरा था, ठीक है। 1 2 3। अब एक कहावत है कि 3 टिकट वहां विकेट, इसके बाद 3 के बाद लग गया ब्रेक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन है कि फादर ऑफ, मतलब हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इनका नाम जो है आपको कमेंट करके बताना है, एग्जाम में भी एक सवाल बनता है। तो 3 साल जब 3 पंचवर्षीय योजना चला, उसके बाद आ गया हॉलीडे, आराम करने लगे हम। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या किए थे, दो दो लड़ाइयाँ हो गई थी, चीन चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो आराम करने लगे 3 साल, यानी कि 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल का अवकाश रहा। 3 साल के अवकाश के बाद आया इंदिरा गांधी का कालखंड, और उस कालखंड में आया हमारा चतुर्थ जो है पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से लेकर 74 तक चला, और ये बड़ा क्रांतिकारी रहा, ठीक है। क्योंकि तीसरा तीसरा जो है, जो हमारा ये था, वो असफल रहा। लेकिन वहां पे एक अच्छा काम क्या हुआ था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया था। तो वो हरित क्रांति का मतलब फलाफल ये रहा, तीसरे का नतीजा चौथे में मिला कि चौथा जो है, चौथे पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर सबसे अधिक, ठीक है। कृषि विकास दर सबसे अधिक रहा, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने बहुत सारा इसमें इस दौरान सुधार भी लाया, जिसमें प्रीवी पर को खत्म करना है। उसके बाद जो 14 बड़े बैंक थे, जिसमें इलाहाबाद बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इन सभी 14 बड़े बैंकों को उस समय, जो 14 बैंक थे, उसको क्या किया, नेशनलाइज कर दिया। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कहा कि अब ये सभी प्राइवेट बैंक थे उस समय, कहा कि अब ये सभी सरकारी बैंक हो गए। और इसी समय जो है इसरो का भी स्थापना हुआ, ठीक है। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई, तो एक बहुत अच्छा हुआ। उस समय सूखा का बहुत ज्यादा समस्या था, उसके लिए एक अलग से प्लान लाया गया, ठीक है। और पीछे इससे पहले जो जो गलतियां हुई थी, उसको सुधारने का प्रयास किया गया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इस समय जो है, इसके बाद ये हमारा चतुर्थ जो है सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। ये जो है गाडगिल जो है, गाडगिल फॉर्मूले पे आधारित था। इसके बाद हम आते हैं पांचवें में। अब पांचवा जो हमारा योजना था, वो 4 साल चला। इसका यही खासियत है, पहले 3 योजनाएं चली, उसके बाद 3 साल का गैप हो गया, फिर पांचवा जो पंचवर्षीय योजना आया, वो 4 साल ही चला। 4 साल क्यों चला? क्योंकि देश में बीच में इमरजेंसी वगैरह भी लगा था, ठीक है। मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, और हमारा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था, यानी जो हमारी राजनयिक व्यवस्था थी, उसमें उथल पुथल था, ठीक है। लेकिन पांचवे में क्या हुआ, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो वो हमारा पांचवा था। इसके साथ साथ जो है उस समय में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो था 75 में, उसमें जो है संशोधन किया गया, और कहा गया कि केंद्र सरकार अब जो है पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन का भी काम करेगी। और नेशनल हाईवे पर बात शुरू हुआ कि जो है आगे चल के वही जो है एनएचआई का गठन हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा जो पांचवा पंचवर्षीय योजना था, उसी समय राष्ट्रीय राजमार्ग जो है प्रणाली पे बात हुई, और इस पे काम किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पे जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी था, और गरीबी हटाने के लिए क्या जरूरी था कि जो है, जो लोगों की बेसिक जरूरत है उसको पूरा किया जाए। इसमें क्या क्या कंपोनेंट शामिल थे कि रूरल हेल्थ, ग्रामीण स्वास्थ्य को ठीक करना है, वाटर सप्लाई को ठीक करना है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ाना है,
न्यूट्रिशन एंड पोषण का स्तर को बढ़ाना है, एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करना है, एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग निरक्षर थे। ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे इम्प्रूविंग स्टेटस ऑफ अर्बन स्लम्स, जो शहरी क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी है उसकी स्थिति को सुधारना था। और हाउसेस फॉर लैंडलेस वर्कर, यानी कि जो बेघर लोग थे उनके लिए घर दिया जाए। ठीक है। और यही से आया इंदिरा आवास, जो आज तक फेमस है। मतलब इंदिरा आवास हालांकि बाद में आया था, लेकिन कंसेप्ट यहीं से था। ठीक है। लेकिन क्योंकि उस समय पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सही से नहीं चल रहा था, तो ये 5 साल की योजना 4 साल में खत्म हो गई। और इसका जो है टारगेटेड ग्रोथ रेट था 4.4, और एक्चुअल में हमें अचीव हुआ 4.8, यानी हमारा जो टारगेट था उससे ज्यादा अचीवमेंट हुआ। ठीक है। और हमारा मिनिमम जो है नीड्स प्रोग्राम जो था, उस किसका कॉन्सेप्ट था, डीपी धर का। ठीक है। डीपी धर का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। ठीक है। इसके बाद और गरीबी उन्मूलन सबसे फेमस है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था उस समय। ठीक है। इसके बाद पांचवे के बाद फिर आ गया मोरारजी देसाई आ गए, और ये 2 साल क्या हुआ, रोलिंग प्लान चला। ठीक है। मतलब 3 योजनाओं के बाद 3 साल का ब्रेक, पांचवा जो है 4 साल चला, और उसके बाद फिर 2 साल का गैप हो गया। ठीक है। क्योंकि उस समय अस्थिर सरकार थी। ठीक है। और प्लस जो है जो मोरारजी देसाई थे उनका मानना था कि 5 साल का जो है योजना निर्माण नहीं होगा, क्योंकि 1 साल का योजना निर्माण होगा। और हम लोग जो है हर 1 साल पे उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या मेरा प्लान था और क्या अचीव हुआ। और उसी के हिसाब से जो है पूरी योजना को जो है रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, उसी हिसाब से उसकी फंडिंग की जाएगी, टारगेट सेट किया जाएगा, और इसका मॉनिटरिंग होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर 80 के बाद पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया, फिर वापस से कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने इस रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया। ठीक है। तो पांचवा में क्या था, गरीबी हटाओ, और न्यूनतम जो है मिनिमम नीड प्रोग्राम जो था वो, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का विकास। ठीक है। अब छठा जब आएगा तो होगा आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, नाबार्ड की स्थापना और परिवार नियोजन शुरू करें। तो आइए हम छठा स्कीम को समझते हैं। ठीक है। छठा छठा में अब देखिए, नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि उसी समय जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, IRDP, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया। ठीक है। अब चूंकि ग्रामीण विकास करना था, तो ग्रामीण विकास के लिए एक डेडिकेटेड बैंक की आवश्यकता थी, जो है च्यूरमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इस समय जो है हमारा टारगेट ग्रोथ रेट था 5.2%, और हमारा एक्चुअल प्राप्त हुआ 5.7%। ठीक है। मतलब कि हमारा जो टारगेट था उससे ज्यादा अचीवमेंट रहा छठा में। ठीक है। जब भी हम रुक के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और इसको कहा गया कि भाई नेहरू जी का जो सोशलिज्म का समाजवाद का सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। छठे इस छठे मतलब जो ये था छठा मतलब पंचवर्षीय योजना, उसमें कुछ अच्छा काम भी हुआ। ठीक है। जिसमें एक काम था नाबार्ड का स्थापना 1982 में, जिसका नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। तो एक तो ये काम हुआ, और इंदिरा गांधी ने एक बचा हुआ काम क्या किया कि उस समय 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पहले जो है, पहले उन्होंने 14 का किया था। ठीक है। और इसके बाद जब चौथा चला था पंचवर्षीय योजना, तो उन्होंने चौथा ही पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक का किया, और छठे पंचवर्षीय योजना में 6 का किया। ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चौथा जो पंचवर्षीय योजना चला तो 14 बैंक का किया। ठीक है। 4 से 14, और 5 ईयर प्लान में 6 बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन किया। ठीक है। कंडीशन बस ये था कि जब 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो उस समय वैसे बैंकों के लिया गया था जिनकी पूंजी 50 करोड़ या एबव है। ठीक है। अब उस समय 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और 1980 में जब हुआ 6 बैंकों का, तो उस समय था कि 200 करोड़ से ज्यादा के जो भी आसपास के बैंक हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाए।
जैसे कि इसको ऐसा समझिए कि आज के समय में एचडीएफसी या एक्सिस बैंक या आईसीआईसी बैंक है, हालांकि सभी सरकारी से प्राइवेट हुए बैंक है, लेकिन फिर भी अगर भारत सरकार को लगे तो उनको चाहे तो नेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छठा स्कीम रहा। इसी समय 1980 में ही जो है आईआरडीपी का कंसेप्ट आया। उसके बाद गरीबी का मापन कैसे हो, इस पे बहुत डिबेट हुआ। कैलोरी वगैरह की बात की गई। ठीक है, ये जो है, इसके साथ साथ जो है एक और उस समय बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ जिसको बोला जाता है ट्राइसिम। अच्छा, ट्राइसिम भी एक स्कीम इस समय लॉन्च हुआ था। ठीक है, जो यूथ हैं उनके डेवलपमेंट पे ट्राइसिम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक DWACRA करके एक स्कीम है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ये जो है मतलब एक कार्यक्रम चलाया गया ऐसे 50 जिलों के साथ, जहाँ पे जो है बच्चों का शिशु मृत्यु दर जो है बहुत अधिक था, हाई था। उस पे पायलटिंग करके एक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, इसमें टारगेट ग्रुप क्या था कि जिसकी फैमिली इनकम कितना हो, 4800 रुपये सालाना से कम हो, उसको लक्षित किया गया। ठीक है, अब आते हैं 7वीं और 8वीं स्कीम पे। तो 7वें में क्या हुआ, 7वें में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए 85 से 90। ठीक है, और वो कंप्यूटर पे उनका बड़ा जोर था, टेक्नोलॉजी पे बड़ा जोर था। ठीक है, तो उस समय हमारा टारगेट 5% था। ठीक है, जो और अचीवमेंट हमारा 6% था, नहीं उस समय भी हम प्रोग्रेस में थे। और फिर 7वीं के बाद 8वीं आया 1992 से 97 तक, जिसमें एलपीजी हुआ, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। फिर डब्ल्यूटीओ की सदस्यता मिली, उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है, और हम 6.8% से आगे हमारा देश बढ़ रहा था। तो 7वें में आते हैं। 7वें में क्या हुआ कि 7वीं का मूल उद्देश्य क्या था कि डेवलपमेंट के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन पे जोर दिया गया, आधुनिकीकरण पे, आत्मनिर्भरता की बात की गई कि देश आत्मनिर्भर बने, यानी हम ज्यादा जो है यूरोपियन और अमेरिकन के सामने झुके नहीं, देश जो है हमारा आत्मनिर्भर रहे। इसके साथ साथ से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पे इस समय बहुत बात किया गया। ठीक है, और स्पीड पोस्ट भी इसी समय लॉन्च हुआ था। ठीक है, 1986 में स्पीड पोस्ट लॉन्च किया गया था। सेबी का स्थापना हुआ था, शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करता है, उसको उसका स्थापना जो है 1988 के हाँ 1988 में। ठीक है, 1988 में हुआ था। और एक स्कीम जो है जवाहर रोजगार योजना, उसको शुरू किया गया था। ठीक है, और कहा गया था कि हम जो है 2000 सन 2000 तक हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की जो बात अभी हो रही है, अभी टारगेट हमारा 1947 तक चला गया। आप सोचिए कि धीरे धीरे हमारा टारगेट कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और उनके समय क्या था कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे जोर दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई। ठीक है, और सेल्फ सस्टेन ग्रोथ 2000 तक हासिल कर लिया जाए, इस पे जोर था। ठीक है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है योजना था। इसके बाद आता है फिर, अब 8वां में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। ठीक है, 7वां के बाद फिर 2 साल का गैप हो गया। जैसे 8 1 से 3 तक योजनाएं चली, 3 साल का गैप हुआ। फिर चौथा स्कीम पूरा ठीक से चला, 5वां 4 साल चला, उसके बाद 2 साल का गैप हो गया। और फिर 7वां के बाद 2 साल का गैप हुआ। ठीक है, तो 1990 और 92 में 2 साल का गैप इसलिए ले लिया गया क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ही हमारा खाली हो गया था। जरूरी सामान खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बढ़ते थे, और देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसीलिए जो है पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है, 2 साल जो है, 2 साल का ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद जो है 8वां पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें एलपीजी की बात की गई, और उसमें नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो 2 साल के गैप के बाद फिर जब देखिए, जब रुक के हम काम करते हैं ना, कुछ अच्छा काम करते हैं। उस समय क्या हुआ, उस समय हुआ कि
उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए, उस पे जोर दिया गया। कई अच्छी-अच्छी योजनाएँ लॉन्च की गई, ठीक है? हमारा ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया गया कि इसको कैसे ठीक किया जाए। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी 8वीं, ये जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे लागू थी। किस पे? जॉन डब्ल्यू मिलर, ठीक है? और ये योजना उस समय हुई जब, क्योंकि भारत का मार्केट क्लोज था बाकी दुनिया के लिए, तो बाकी लोग हमसे बिज़नेस नहीं कर सकते थे और हम मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। तो उसी समय मनमोहन सिंह जो है अर्थशास्त्री थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो एक कंसेप्ट उस समय दुनिया में चल रहा था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि सिस्टम को लिबरल करिए, अनावश्यक जो है सर्टिफिकेशन, मंजूरी और अप्रूवल का जो लाल बाबू लोग, मतलब कि अगर आपको एक व्यवसाय करना है तो पता चला 25 जगह से सर्टिफिकेट और अप्रूवल और परमिशन लेना पड़ेगा, तो आप क्या किए, इंडिया को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चले गए। तो उस सिस्टम, उस नियमों को बहुत ज्यादा लिबरल बनाया गया। स्किल्स की बात की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो सरकारी कंपनियां थी बहुत सारी, उनको प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मार्केट खोले गए, क्योंकि बहुत सारे एरिया में मोनोपोली थे, सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि इसमें प्राइवेट कंपनी काम नहीं कर सकती। उन सारे एरिया को खोला गया। और ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि दुनिया के ग्लोबल विलेज, ठीक है, दुनिया जोड़ के हम काम कर सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या था उस समय? और अब जैसे मार्केट खुला हमारा, तो उसके साथ ही भारत जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया, ठीक है? और ये ऐसा दौर था जब भारत का मार्केट अचानक से बूम किया। और भारत चूंकि तेजी से एक बड़ा और विशाल देश तो है ही, विकसित मतलब राष्ट्र की तरफ भी बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ कि हमारा, हमने इस दौरान क्या किया कि अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का प्रयास किया, परिवार नियोजन बाकी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को कम करने का प्रयास किया, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का प्रयास किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का प्रयास किया, जिसमें पुल पुलिया से लेके, बिजली की आपूर्ति से लेके, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, भवन और बाकी सारी चीजों को, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, स्टेशन, सबको सुधारने का प्रयास किया, ठीक है? इसी के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा स्किल एचआर हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्स लोग जो है कौशल युक्त लोग रहे हमारे पास, उस पर जोर दिया गया। डिसीजन को डिसेंट्रलाइज किया गया, पंचायती राज और जो है नगर पालिका वगैरह को प्रमोट किया गया। हमारा टारगेट था 5.6, लेकिन देखिए जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसका नतीजा भी अच्छा होता है। उस समय यहाँ पे जब हमारा टारगेट था 5.6 और अचीवमेंट था 6.8, ठीक है? एकदम जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद, उससे भी आगे हम बढ़ गए। इस समय एक और स्कीम लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो 1993 में लॉन्च किया गया था, ठीक है? ये भी एक अच्छी योजना थी। और यहाँ से 8वां से हम जो है बढ़ जाते हैं 9वीं और 10वीं इस पंचवर्षीय योजना की तरफ। इसमें क्या हुआ, नौवा में जो है 7.1 और 10वीं में जो है 8.1 वार्षिक लक्ष्य था। इसका 9वीं का लक्ष्य था गरीबी, संपूर्ण रूप से गरीबी को खत्म कर देना, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा, क्योंकि हमने टारगेट 5 से सीधे अब 7 कर लिया था, तो अचीवमेंट 6.8 रहा, बहुत बुरा नहीं था, ठीक था। और आगे फिर हमने फिर 7 से 1% और बढ़ाया, जब 8.1 टारगेट रखते हैं तो हम 7.6% यानी टारगेट भी हम ज्यादा लेने लगे, ठीक है? तो ये बढ़ा। देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी ऐसी योजनाएं चली, ठीक है? सबसे पहले तो ये वो दौर था 1997 का, मतलब था कि देश 50 साल हो गया आजाद हुए। 47 में आजाद हुआ और 1997 उसका 50 साल था, ठीक है? तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ, भव्य दिव्य कार्यक्रम। इसके साथ साथ जो है गरीबी को पूर्णतः खत्म करने पर जोर दिया जाएगा, एकदम गरीबी को एकदम खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? कोई गरीब न है इसके लिए। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, रोजगार और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर दिया गया, मतलब कि हमारा ईस्ट वेस्ट
भारत का पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा सब जो है समान रूप से विकसित करे, इस पे बड़ा जोर दिया गया। इसके लिए क्या एक स्कीम लाई गई जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर्णमयी चतुर्भुज, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, जिसपे रोड बनाए गए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के मध्य जो है 4 लाइन और 4 लेन और 6 लेन रोड का निर्माण करके उनको जोड़ने पर जोड़ दिया गया। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर से लेके असम तक, सिलचर तक जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ दिया जाए, इस पे जोड़ दिया गया, ठीक है। ये स्कीम 2001 के आसपास है। इसके साथ साथ ग्रामीण आबादी जो है, जो ग्रामीण आबादी थी जो मुख्य सड़कों से कटी हुई थी, उस ग्रामीण जनता को हाईवे से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस समय कई जो है अच्छे काम हुए, देश का जो है विकास हो। ये सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया ताकि, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ाया जाए, लिटरेसी को प्रमोट किया जाए और ई लिटरेसी को कम किया जाए, एडल्ट लिटरेसी को बढ़ाया जाए। प्राइवेट सेक्टर पे जो है जोर दिया गया, ठीक है। उस समय बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड का मोनोपोली था, जिसे आगे बाद में जो है उसको कम किया गया, ठीक है। और जो है उसको खत्म करके जो है बीएसएनएल को लाया गया। कई चीजें प्राइवेट, एक डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बनाया गया ताकि जो है कुछ सरकारी कंपनियों को कम किया जाए, जिसमें बाल्को वगैरह शामिल थे, ठीक है। इसके बाद आता है 10वीं। तो 9वीं 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ये भारत में मासिव चेंज लेके आई, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि 9वीं में जो काम हुआ वही 10वीं में कंटिन्यू हुआ, ठीक है। 10वीं में आप ध्यान से अगर देखिएगा तो उस समय कई जो है 2002 से 2007 का दौर था। एनएचएम कब आया? 5 में। मनरेगा, उसके बाद एनआरएलएम, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, कई सारी चीजें हुई जो पहले से चल रही थी, कई स्कीम, उसी को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। इसमें क्या था कि हमारा लक्ष्य कितना था? 8%। 8% के हिसाब से जीडीपी का विकास करना था, ठीक है। और गरीबी को कितना कम करना था? 50%, ठीक है। और हमारा था कि कम से कम जो है 80 मिलियन, ठीक है, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजित करना था। तो इसके लिए क्या लाया गया? मनरेगा लाया गया, ठीक है ना। मनरेगा लाया गया। और आप देखिएगा कि इस समय जो है, जो शिशु मृत्यु दर था उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, ठीक है, कि उसको कैसे ज्यादा कम किया जाए। तो अगर 2007 में 1000 बच्चों पे 45 बच्चों की मृत्यु हो रही थी, वहीं 2012 में 1000 पे 28 बच्चों की मृत्यु हुई, यानी कि इसमें सुधार हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से लिटरेसी रेट उसको बढ़ाया गया कि 2007 में 72% लोग लिटरेट थे, जबकि 2012 में 80%, यानी 8% का यहाँ ग्रोथ हुआ। फॉरेस्ट कवरेज यानी वनावरण जिसको बोलते हैं, वो बढ़ाया गया। 2007 में मात्र 25% कवरेज था हमारा वनावरण, वन आवरण था, जो 2012 में 33% हो गया, ठीक है। इस दौरान जो है लोगों को बैंक से जोड़ने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने, मान्यता देने और प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करने, क्योंकि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार इसी दौर में आया था। तो ये जो है काफी 9वां और 10वां बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद 11 और 12 दो आए और दो के बाद समाप्त हुए। तो जो है ये, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा था यही आगे चल के राइट टू एजुकेशन 2009 में बना, ठीक है। तो ये आया 11वीं में, लेकिन जो है सर्व शिक्षा अभियान और उसके बाद का वो कार्यक्रम बढ़ते रहा, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट 9% था, पहले कितना था? 7%, फिर टारगेट हुआ 8%, फिर टारगेट हुआ 9%,
9% हुआ, लेकिन हम 8 जो टारगेट था उस 1% हम कम अचीव कर रहे थे। ठीक है, तो यानी 9% टारगेट था, 8% अचीव किए, और 12वीं में हम जो है 8% से ग्रोथ करते रहे। अब 12वीं में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम जोर देने लगे। ठीक है, सभी गाँवों को बिजली पहुंचाना है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेके 12 तक आई, इसमें था कि भाई आईटी सेक्टर को बूम करना था। ठीक है, आईटी सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, सभी के लिए जो है शिक्षा जो है 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए, इसलिए शिक्षा का अधिकार लाया गया। ठीक है, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे जोर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि तेजी से बढ़े और सबका समावेशन और सबको साथ लेके बढ़े। ठीक है, और इसका एक और उद्देश्य था कि जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे जोर दिया गया था, और जेंडर इक्वलिटी को इनइक्वालिटी को कम करना था। ठीक है, कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, और लैंगिक असमानता यानी महिला पुरुष एक लिंग के आधार पर जो असमानता या भेदभाव है उसको कम किया जाए। जैसे कि लड़कियों का भी, जितने लड़के पढ़ रहे हैं स्कूल में उतनी लड़कियां भी पढ़े, जो सुविधाएं लड़कों के लिए उपलब्ध है और लड़कियों या महिलाओं के लिए उपलब्ध है। ठीक है, इस पे जो है जोर दिया गया, और एक टारगेट था कि 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, इसमें हमारा टारगेट जो है 9% था, और अचीवमेंट 8%, यानी 1% कम था। और लास्ट 12वीं जो है, 12वीं पास हो गया पंचवर्षीय योजना, और यहीं पे समाप्त हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये इसका थीम था, और इसी के साथ जो है ग्रोथ अचीवमेंट हो गया, वहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें हमारा टारगेट 9% था, और अचीवमेंट 8% था। ठीक है, ये जो है अंतिम हमारा पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, इसमें जो है उच्च शिक्षा को भी काफी जो है प्रमोट करने पे जोर दिया गया, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पहुंचाने पे। तो आप देखिएगा कि हमारा योजना आयोग कब से काम किया, 1951 से लेकर, ठीक है ना, और 17 तक जो है योजना आयोग था, मतलब। ठीक है, जो और यही योजना आयोग को ही परिवर्तित कर दिया नीति आयोग में। ठीक है, जो 5 से 15 से नीति आयोग बना, और क्योंकि पहले देखिए, पहले इंस्टीट्यूशन को बदला गया। जैसे पंचवर्षीय योजना लाया गया, उससे पहले क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना लाने से पहले योजना आयोग को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, कि जैसे पंचवर्षीय योजना लाना है तो उसके लिए जरूरी था एक इंस्टीट्यूशन, जो हमारा बन गया योजना आयोग। ठीक है, और योजना आयोग को खत्म कर दिए, तो उसकी जगह पे लाए हम नीति आयोग। ठीक है, तो हमारा योजना शुरू हुआ 1951 में, और योजना आयोग बन गया 50 में। ठीक है, 50 में बन गया, और इसी प्रकार से जब 17 में इसको खत्म किया गया, उससे पहले ही नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया। ठीक है, कि नीति आयोग जो है अपना काम करेगा, और नीति आयोग जो है अपना रिपोर्ट बनाएगा। तो नीति आयोग जो है 15 से लेकर अभी तक काम कर रहा है। अब नीति आयोग का काम करने का तरीका क्या है, कि इसमें जो है तीन प्रकार का 3 प्रकार के ईयर को ध्यान रखा जाता है, कि पहले 3 साल के लिए एक्शन एजेंडा लगाएंगे हम, यानी 17 से लेकर 20 तक का एक एक्शन एजेंडा होगा, फिर 21 से लेके ऐसे 24 तक का होगा, 3 3 साल का। ठीक है, फिर जो है इसी पर 7 साल का जो है रणनीति पे काम करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और 15 साल का विजन, यानी 3 लेयर का सब कुछ सारा व्यवस्था लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है नीति आयोग का काम करने का तरीका है। इसमें वो रैंक भी जारी करता है, जिसमें जो है 100 नंबर का जो है एसडीजी नंबर देता है, और उसमें 4 कैटेगरी होता है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये देखिए, अब इसको ना 12 हमारा पंचवर्षीय योजना है, इसको 3 हिस्सों में बांटी है। पहला है AISS, यानी पहला था एग्रीकल्चर फोकस में था, दूसरे में इंडस्ट्री फोकस में था, तीसरे में सेल्फ रिलायंस जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिक्स था, चौथे में स्टेबिलिटी की बात की गई थी जिसमें
एग्रीकल्चर बड़ा प्रमोट हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद 5वें में जो है गरीबी खत्म करने पे बात की गई थी, गरीबी हटाओ 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया था। उसके बाद 6ठे में जो है आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन की बात की गई थी। 7वें में फूड पे और 8वें में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात की गई थी। ठीक है। PMFH ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे आप याद रख सकते हैं। और लास्ट है GISS। पहले जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्पीड और सस्टेनेबिलिटी, इस पे जो है आप याद कर सकते हैं। ये टेबल है, इसमें देखिए पहला जो है 1 2 3, 3 के बाद 3 साल का गैप, फिर चौथा अपना पूरा किया, पांचवा 4 साल नहीं चला, उसके बाद फिर 2 साल का गैप, उसके बाद छठा चला, फिर सातवां आया, उसके बाद फिर 2 साल का गैप, और फिर 8वां से लेके 12वां तक चला। अब 12वां के बाद ये समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है, 3 प्रकार के 3 फोल्ड में 3 डिवीजन करके काम करता है। इसमें क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए उसमें, उसने क्या कि 3 साल का एक्शन एजेंडा बनाएंगे। उसके बाद 7 साल का जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे। 15 साल का विजन बनाएंगे। उसी के हिसाब से काम करेंगे, 3 साल में क्या करना है, 7 साल में क्या करना है, 15 साल में क्या अचीव करना है, इस पर हम बात करेंगे। इसका जो है 4 कंपोनेंट है। कहता है कि फास्टर कोऑपरेटिव फेडरेशन फेडरिज्म, मतलब फेडरलिज्म मतलब कि जैसे फेडरेशन होता है यानी स्टेट और स्टेट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे। हम अपने जो भी काम कर रहे हैं उसका मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन बहुत तगड़ा करेंगे। ठीक है। रिसोर्स सेंटर बनाएंगे, नॉलेज हब बनाएंगे। नॉलेज पे बहुत ज़्यादा ये किया गया है। और डिजाइन पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क को सुधारा गया। ये इसके फंक्शंस हैं, जो 4 काम ही करता है। ये कैसे, इसमें कौन कौन लोग हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। ठीक है। 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, वो रहेंगे ही। और कुछ और केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। एक CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। वीडियो चूंकि लंबा हो गया है, तो अब नीति आयोग का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। तब तक अगर आप सभी के मन में कोई प्रश्न सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं। इस पे सेपरेट हम लोग अलग से MCQ भी करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग नीति आयोग पर चर्चा करेंगे, और नीति आयोग के बाद भारत का जो डेवलपमेंट, जो जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान चले हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन आपका जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।